अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज यौम आज़ादी के मौके पर मैं हूं आपको मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ मौजूद हैं अनम जुल्फ़िकार। बस ये जोश, ये वलवला, ये खुशियाँ, ये जो आप देख रहे हैं हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें, इन्हें अब 77 साल हो चुके हैं और ये मुस्कुराहटें इस वजह से आई हैं क्योंकि हमने क्या खोया है इस आज़ादी के लिए। जब हम पढ़ते हैं, हमारी तो उम्र नहीं थी, लेकिन जब हम अपने बुजुर्गों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि आज़ादियाँ हमें भोपू बजाने के लिए तो नहीं मिली हैं। ये आज़ादियाँ हमें अपनी तमाम तर एक्टिविटीज़ को आज़ादाना तौर पर मनाने के लिए मिली हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आज का दिन हम पूरे जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सेट पर भी, और हमारे साथ हमारे मेहमान गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और कहते हैं ना कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। ये 20वीं सदी का मशहूर मुकालमा है, लेकिन आज पाकिस्तान में ख़वातीन कौम की सिर्फ इज्जत नहीं है, फ़ख्र बन चुकी है। कोई ऐसा शोबा नहीं जहां ख़वातीन ने अपना लोहा नहीं मनवाया। पाकिस्तान की आज़ादी के 77 सालों के दौरान ख़वातीन ने इन मैदानों में भी कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिन्हें उनके लिए समझा नहीं जाता था। फाइटर पायलट से लेकर पुलिस अफसरान तक, रेसलिंग से लेकर MMA फाइटर तक, वेट लिफ्टिंग से लेकर तेज तरीन स्प्रिंटर तक, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको पाकिस्तान ख़वातीन कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करती नहीं दिखाई देती। आज यौम आज़ादी पर हमने ऐसे ही कुछ ख़वातीन को दावत भी दी है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल जी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये एक रिपोर्ट जो है वो इसी के साथ आप देख लीजिए, एक पैकेज देखिए, खुश रहिए, जश्न आज़ादी मनाइए, भोप ना बजाइए, पौधे लगाइए। जी नाज़रीन, तो अब हम वापस आ चुके हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, जिनका अनम ने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर दिया है। SSP शहला कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पुलिस में फराइज अंजाम दे रही हैं और इन्हें हम आयरन लेडी भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और इनके साथ साथ जो है ईमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, MMA फाइटर हैं, कई आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। फरसीन उनके साथ मौजूद हैं, फरसीन हमदानी फिटनेस ट्रेनर भी हैं, मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और ताइक्वांडो की चैंपियन भी हैं। और साथ साथ अगर कोई लड़का बदतमीजी करते हुए नजर आ जाए तो उसे सड़क पर पीटने का एजाज भी रखती हैं। आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी मुबारक और खुर्रम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह इनकी आवाज़ जो है वो इनकी पहचान है। जब ये गाते हैं तो फिर सब ही खुर्रम खुर्रम गुनगुनाते हैं। तो सर खुश खुर्रम रहने के साथ साथ आपको भी जश्न आज़ादी बहुत 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 आप लोगों को भी जश्न आज़ादी। बिल्कुल, जज्बा नहीं आ रहा खुर्रम भाई, क्या हो गया? बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपने इतने डेडली लोगों में बिठा दिया एक आर्टिस्ट को, तो आप ऐसी हरकत ही ना करें ना खुर्रम भाई, आप ऐसी हरकत ही ना करें कि आपकी यहाँ से जो है वो कोई होने के आसार हों। मुझे पिटना नहीं है। ये देखें भाई, एक तरफ ताइक्वांडो, एक तरफ मार्शल आर्टिस्ट, केस भी नहीं बनेगा, यहाँ पर कानून भी मौजूद है और हमारा कानून तो अंधा भी नहीं है। हाँ, और इनके हाथ लंबे हो या ना हो, आप तो कोनी की रेंज में तो बहुत सारी मेरी आवाज कम निकल रही है, हाँ, कंट्रोल में रह सकती है। चलें, जबरदस्त। तो फिर मेरे ख्याल में SSP साहिबा आपसे जो है वो शुरुआत करते हैं। बताइए, जश्न आज़ादी के आज बहुत सारे आपके इंतजामात भी होते हैं, अरेंजमेंट्स भी होती हैं और बहुत सारे VVIPs होते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स भी लगे हुए होते हैं, कायद के मज़ार पर भी हाज़िरियाँ, सब कुछ होने के साथ साथ आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसरूफियात थी, क्या इस वक्त अरेंजमेंट्स करके आ रही हैं आप, और इस वक्त आगे क्या होने जा रहा है आज के दिन? जी, जश्न आज़ादी हर साल की तरह इस साल भी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कौम जो है वो बड़े अज़्मो इस्तक़लाल के साथ मना रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी कराची पुलिस ऑफिस, IG ऑफिस और पूरे शहर के अंदर रोशनियाँ लगा दी। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा शहर रोशन है और कराची की जो रोशनी है वो दोबारा लौट आई है। और जहाँ पे जश्न आज़ादी का एक शौक है, एक जोश है नौजवानों में, उसी तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम भी पुलिस ने बढ़ चढ़ कर किए हैं। और इसमें मज़ार कायद की, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि तमाम डिग्निटरीज जो है वो पाकिस्तान के, सबसे पहले सुबह हमारी जो ड्यूटी थी वो मज़ार कायद पर थी और वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम देखे और जो डिग्निटरीज हैं उन्होंने वहाँ पे सलामी पेश की और वो फूलों की चादर जो चढ़ाते हैं, फातिहा ख्वानी हुई। और वैसे तो यूँ तो कायदे आज़म के मज़ार पे हर साल ही दस्ते की, चाको चौबंद दस्ते की मौजूदगी रहती है, लेकिन ये वो दिन होता है जिस दिन दस्ता भी चेंज होता है और आखिरी सलाम पेश करते हैं जी, नए दस्ते की, हरावल दस्ते की एक वो होती है। बिल्कुल, एक वो एक जोशो वलवले की फीलिंग ही अलग होती है जब आप वहाँ खड़े होते हैं और उस वक्त जब सलामी दी जा रही होती है तो एक नेचुरली आपके अंदर एक जज्बा भर जाता है। वो जज्बे के उभरने के साथ ही फिर ज़ाहिर सारे सलूट कर रहे होते हैं और वो दिन याद कर रहे होते हैं कि हमारे बुजुर्गों
ने कितनी मुश्किलात और कुर्बानियाँ देकर, कितनी जानों का नजराना देकर ये वतन अजीम हासिल किया। और हम इस बात के लिए मजीद कोशा हैं कि हम इसकी इसी तरह से सिक्योरिटी और इसके अज़्म इस्तक़लाल का जो है वो ख्याल रखेंगे और इसको बढ़ चढ़ कर मुल्क कौम की खिदमत करें। नहीं बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हम तो बल्कि शुक्रगुजार हैं सिंध पुलिस के कि आप लोग हमेशा ईद की नमाज में भी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं, आप लोग रमज़ानों में भी होते हैं, मुहर्रम में भी होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं 14 अगस्त 25 दिसंबर, हर इवेंट को अपने घर वालों के लिए छोड़ करके आप हम लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। और फिर इंसिडेंट्स भी इतने ज़्यादा होते हैं। फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं आप लोग, फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं आप लोग, जो कि हर तशद्दुद को, हर दहशतगर्दी हमले को जो है वो आप लोग फेस कर रहे हैं। अभी आप लोग की एक मूवी भी जो है वो इसी इंसिडेंट पर आई है, जो कि 7th आवर जो आया है, तो वो भी एक खराज तहसीन ही आप लोगों को पेश किया गया है कि जिस तरीके से आप लोग लड़े और जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से शहादत हासिल की, ये सारी चीज़ें इस मुल्क के रहते ही हैं। ये मुल्क है तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, आप लोग हैं, तो हम आज़ादाना तौर पर जो है वो अपने घरों के अंदर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। तो पूरी कौम की जानिब से मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार। जी, 10 दिन पहले ही हमने जो है यौम शहदाए पुलिस को कमेमोरेट किया और तमाम शहदा की फैमिली को खराज अकीदत पेश किया। और 7th आवर इन दी कंटोनमेंट जो कराची पुलिस ऑफिस पर अटैक हुआ, किस तरह जाबाज हमारे दिलेर सिपाहियों ने उसका मुकाबला किया, पाक रेंजर्स ने और सिंध पुलिस ने मिलकर उसको SSU के कमांडोज ने फाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है वो उसको रिट्रीव किया। तो मैं समझती हूँ काबिल सताइश है। और उसी की याद में KPO के ऊपर जो 7th आवर इन दी कंटोनमेंट अभी भी न्यूप्लेक्स पर है, आप देख सकते हैं, तो वो मुख्तलिफ सिनेमाज में जाए। मेरी बल्कि अपील है आवाम से भी कि सब लोग जाएं, जरूर देखें, सराहें। ये पुलिस के देखें, हर शोबे के अंदर काली भेड़ें जरूर होती हैं, हमारे मीडिया में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, और हाईलाइटेड भी हैं, हर इदारे में होती हैं। तो आप प्लीज उनको प्ली बनाकर जो है वो ये ना समझें कि पूरा इदारा ही खराब है। आप जाएं, जाकर देखें, सराहें उस चीज को, जो एफर्ट हुई है उसे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पिक्चराइज किया गया है, जरूर देखिएगा। यानी आप भी देखेंगे। बल्कि फहीम, ऐसे लोगों के जो ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। खास तौर पर जो ऐसे इवेंट्स जो फैमिली के साथ हम गुजार सकते हैं या गुजारना चाहते हैं, ये लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, हम भी ऑन ड्यूटी होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें देखने की उनको भी जरूरत है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और अगर जब आज खवातीन की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा आप लोग आपस में जो है वो गप्पे लगा लें, मैं और खुर्रम साहब वहाँ बैठ के लूडो खेलते हैं, क्योंकि इंट्रो में आपने इतना जबरदस्त तरीके से बता दिया कि जी खवातीन हर शोबे में आगे, तो हम तो सिर्फ लूडो में ही आगे हैं भाई, 2 बार 6 आ गया तो ठीक है। अच्छा, ईमान से बात कर लेते हैं। ईमान, आप 14 अगस्त कैसे मनाती हैं, क्या मसरूफियात हैं और आज किस तरह से सेलिब्रेट करी थी, और फिर हमें भी टाइम दिया आपने? Yeah, thank you so much again for having me. 14 अगस्त is usually spent with my family, friends, you know, खुशियाँ मनाते हैं. This year, obviously, सब celebrate कर रहे हैं, you know, the रौनक on the streets and everything, but I'm training for a competition. So, inshallah, Pakistan का नाम रोशन करूँगी, as women have been doing, you know, in the recent. This is how you're going to this is how I'm celebrate 14th August. Exactly. उस competition में जीत के, तमगा लाके, जैसे अभी रिसेंटली अरशद नदीम साहब जो है वो लेकर आए हैं, तो एक कौम के अंदर जोश है, जज्बा है। भोपू नहीं बजाती हैं? नहीं, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। आजकल मौजूद बहस यही है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन को लेकर के बहुत सारा बहस हो रही है और बातें चल रही हैं। झंडियाँ लगाती हैं आप? जी, झंडियाँ लगाती हैं घर में लगाती हैं, बनाती भी घर में? नहीं, हम बचपन में पता है क्या होता था, ऐसे हम क्या करते थे, आटे की लई बनाते थे और एक दही का जो धागे का गोला आता था, धागे का गोला यहाँ से लेकर के वहां तक बालकनी में बांधते थे, आटे की लई से उन झंडियों को चिपकाते थे। आपने बनाई ना? अब बनी बनाया, एफर्टलेस हो गया। और हर साल 13 अगस्त को बारिश होती थी, वो झंडियाँ भीग जाती थी, हम उन्हें बचा रहे होते थे। ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था, के देख रहे होते थे। लो जी, ये हमारे बचपन का। हम बुजुर्ग से खरीदते हैं। नहीं, हम बुजुर्ग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसका कतन ये मतलब नहीं कि हम बुजुर्ग हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने बड़े डीपली जाकर के इस चीज को सेलिब्रेट किया, बनाया भाई हमने 14 अगस्त। फरसीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरसीन, आपका दिन कैसा गुजरा है आज का, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। तो आप किस तरह से 14 अगस्त मनाती हैं? लाइक घर वालों बचपन में ये झंडियाँ लगाई हैं या नहीं? बहुत ज़्यादा, इवन दो कि अभी भी लगाइए। कल में जिम भी गए थे हम लोग, तो हम लोग को पूरी सेलिब्रेशन कर आए हैं, सब कुछ करके आए। तो ज़्यादातर जब हम इवेंट्स खेल रहे होते हैं ना, बेसिकली आई एम एथलीट, तो इसलिए इवेंट खेल रहे होते हैं, वो जो पाकिस्तान का जो कलर होता है वो पहनना बड़ा है ना, मतलब गूज़बम्स सारे होते हैं। हर 14 अगस्त को वो ही फीलिंग होती है कि लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर पाकिस्तान और पेट्रियोटिज्म, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से गुजरता है, फैमिली के साथ गुजरता है, डिनर्स होते हैं, जिम, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल एट बॉडी एवोल्यूशन, तो
जिम भी जाना होता है, ट्रेनिंग भी करवानी होती है, मगर ज़्यादातर मज़ा ये आता है कि घर वालों के साथ एक छुट्टी मिल जाती है। यार ये इनके जिम का नाम काट दीजिएगा, प्रमोशन यार करवाए ना, क्लाइंट आए। जाने दो यार, कोई बात नहीं, जाने दे भाई, जाने दे, कोई वो है भी इतने खतरनाक कि वो बैठे बैठे लात मार देते हैं मुंह तक। किसी का फायदा होने देना चाहिए। नहीं जाने दे भाई, जाने दे, खतरनाक लोग पाकिस्तानी है, एक दूसरे जाने दे। अच्छा, इन्होंने कौमी तराने की और जो परचम की बात की ना इवेंट में, जब अरशद नदीम जीते और जब डाइस पे आके खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स द ऑडियंस और कौमी तराना शुरू हुआ, उस वक्त यकीन करें कि तासुरात ऐसे थे कि मुझे शिवरिंग हो रही थी, लिटरली जब हमारा तराना पढ़ा जाता है या कौमी तराने की मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद आपको नेचुरली कोई तरह का दिन होता है। वैसे तो आज पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन हम तो ऑन ड्यूटी होते हैं और बल्कि एक स्पेशल दिन होता है हमारे लिए, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आम दिन से ज्यादा आज आप लोगों की ड्यूटी जो है वो। एग्जैक्टली, तो ये दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और हर पाकिस्तानी के दिल में एक ऐसा जज्बा है जो इस दिन आप देखें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज के दिन जश्न आज़ादी किस तरह धूमधाम से मना रहे होते हैं। हर एक का एक्सप्रेशन का अपना स्टाइल होता है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को निकलना मना था बाहर, तो जब जश्न आज़ादी का था हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को, घर में रहने का कहा गया, कहते नानी के घर जा रहे हैं लेकिन जाएंगे जरूर, और जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो झंडे आप देखें गाड़ियों को किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, हर जगह गहमा गहमी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा शैला साहब, वैसे ऐसे इवेंट्स पर, ऐसे दिनों पर आपकी ड्यूटी तो और ज्यादा सख्त हो जाती होगी, आवाम को समझाने में, कंट्रोल करने में। हमारी आवाम माशाल्लाह से है भी ऐसी ना, थोड़ा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ऐसे इवेंट्स पर। ओवर एक्साइटमेंट तो देखिए होती है, नौजवानों को उनको बताना होता है, जैसे कि इस वक्त मानसून का सीजन भी है और बारिशें भी हैं तवातुर के साथ, तो सी व्यू के ऊपर और इस तरह, चूँकि अवामुन्नास हॉलीडे को देखकर बहुत ओवर एक्साइटेड होती है, तो वो फौरन उनको होता है कि जी साहिल समंदर की तरफ रुख करते हैं। वन व्हीलिंग करना, सैलेंसर निकाल के गाड़ियाँ चलाना, इससे दूसरों को तकलीफ देना, जो इस तरह के मन चले नौजवान होते हैं, तो उसके हवाले से इफेक्टिव लेजिस्लेशंस भी होती हैं और आई मीन के 144 का वो सैंक्शन होता है कि वो नहीं जा सकते हैं। और देखिए ये तो बहुत ही गलत आदत है ना कि आप वन व्हीलिंग करें, जिससे आपकी अपनी लाइफ भी एट रिस्क होती है और दूसरों की भी करते हैं ना, किसी का तो नहीं नुकसान, आप अपने लिए नुकसान करते हो। इसके साथ साथ वो जो नॉइस सिलेंसर निकाल के उसको वो गाड़ी को चलाना और शोर शराबा करना, तो ये पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा होता है। तो उनको हम समझाते भी हैं, चूंकि इतनी अबंडेंस में इतने सारे नौजवान होते हैं। अब हमारा मकसद किसी को मुजरिम बनाना या मुलजिम बनाकर ठहराकर उसको जेल भेजना नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि वो राह रास्त पर रहे और वो इस गलत काम से रुक जाए। अपनी जानों की हिफाजत करें। ओवर स्पीडिंग करना, आपने देखा सीवी रोड के ऊपर बहुत ज्यादा भी बैरियर्स वहाँ पे प्लेस किए गए, बिकॉज के वहाँ पे बहुत ज्यादा हादसात की रेशो बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया। बाकी लोगों को तकलीफ होती है जो नॉर्मली जा रहे होते थे, लेकिन चूंकि ये अवामुन्नास की भलाई के लिए किया गया, तो मैं यही नौजवानों से अपील करती हूँ कि देखिए इस तरह के मौक़ों को अपने जो मौके आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। मुल्क और कौम के जज्बे के जो आपके अंदर है ज़रूर करें, लेकिन इतनी ओवर एक्साइटेड या इस तरह की आउट ऑफ द वे जाके हरकतें ना करें जो कानून को भी अपने हाथ में लेने के मुतरादिफ है और दूसरों के लिए भी, आपके लिए भी नुकसान दे, दूसरों के लिए भी नुकसान दे। बेसिकली उनको लग रहा होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ बहुत वो स्वैग लग रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अपने माँ बाप से भी छुप कर रहे होते, इवन दो कि मेरा भी भाई है छोटा, और वो अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को भी बता के नहीं जाते, और फिर कोई खबर आती है तो हम लोग कितने परेशान हैं। अल्लाह सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें रीढ़ की हड्डी से भी माजूर हो गए नौजवान, कम एज के अंदर वो वन व्हीलिंग करते वो गिरे और बाइक से, और इतना बुरा उनका एक्सीडेंट हुआ है कि वो बेड रिडन हो गए लाइफ टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आजादी मनाएं, आजाद हुए आप, लेकिन आजाद आप खुले मतलब छोड़े नहीं गए, आप आजाद किए गए, कराए गए, आजादी आपको जैसे मिली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वो एक जो ये जो बाजे हैं इनको बैन करा दे। पाकिस्तान में तो कराहत में कंप्लेंट्स आती हैं और इस पर काम भी हो रहा है। लोकल जो सेलर्स हैं उनको भी खुद अवॉइड करना चाहिए। देखिए एक तो एक तहजीब और डिसिप्लिन की बात है कि हमें इस दिन को बड़े एहतराम के साथ मनाना चाहिए, ना कि हम किसी को तकलीफ का बाइस बने। तो अगर इस तरह की चीज़ें मार्केट में सेल हो रही हैं तो देखिए लाइक वाइज जो गन कल्चर है, छोटी छोटी बंदूक बच्चों को, पानी वाली पिस्टल, और इस मौके पर उसमें बाजे और इस तरह की चीज़ें देना, तो बेचने वालों पर भी उनको खुद सेंस होना चाहिए कि हम ये गलत चीज़ अपनी नौजवानों को, अपनी यूथ को ना बेचें। दूसरा ये कि पुलिस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमारे पास जो इस तरह की चीज़ों पर बैन लगा हुआ होता है, एब्सोल्युटली वी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। नहीं ऐसा ही है, लेकिन शैला साहब मेरी बात हुई थी एक दो ये जो बाजे वगैरह सेल करते हैं इनसे, ये कह रहे थे जब कराची के अंदर मोबाइल छीनना बंद हो जाएंगे तब आना। ओके, तो मोबाइल छीनने का तो मैं आपको बताती चलूँ कि कराची के बारे में पहले कहा जाता था
कि जी 6 नंबर पर है क्राइम के हिसाब से, तो अब वो फिगर आप देख सकते हैं कि वो 46 पे, मतलब बहुत उसका फिगर नीचे चला गया। इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ, डिजिटलाइजेशन, कैमरा सिस्टम, स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए वर्दी IGP सिंध की जानिब से, तो क्राइम में तो बहुत हद तक कमी आई है। एंड इफ यू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज की भी आप कैपिटल की बात कर लें, आप 9 बजे के बाद वहाँ अपना पासपोर्ट और मोबाइल लेकर नहीं इजीली घूम सकते। हमें एडवाइस किया जाता है नहीं जा सकते, अफ्रीका 5 बजे बंद हो जाता है एवरीवेयर, जोहान्सबर्ग वगैरह में नहीं घूम सकते। अगर हम कंपेयर करें विद इन पाकिस्तान तो अदर हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल में ज्यादा क्राइम है एज कम्पेयर टू कराची, बट चूंकि यहाँ मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, अच्छी चीजें नहीं दिखाई जाती। हम अच्छे वाले से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे? दुबई 24 घंटे खुला है, आपके शारजा 24 घंटे खुला, अच्छे वाले से भी तो कर सकते हैं। क्राइम हर जगह होता है, जहाँ देखिए हमारे डायनामिक्स, हम एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। हमारे डायनामिक्स क्वाइट डिफरेंट है, तो हमें अपनी डायनामिक्स को देखते हुए ही ये चीज करना चाहिए। ये कहना मुनासिब रहेगा कि भाई जो चीज सही कर सकते हो वो तो कर लो। एग्जैक्टली, तो ये जवाब यानी मैं उन्हें दे दूंगा भाई जो सही हो सकता है वो कर ले। आप ज्यादा जो है इसको फैलाएं नहीं। है ना, हम आवाम नहीं, हम अब ये कानून वाले, तो हमने सबने फोकस किया हुआ शैला साहब ये शैला साहब बताएं क्या हो रहा है, जबकि हमें फोकस करना चाहिए खुर्रम साहब पे, क्योंकि हमें ये भाई देखें आप, इसमें शोर शराबा होता है जश्न आज़ादी के अंदर, एक मेन फैक्टर जिसको हम अभी तक मिस कर रहे हैं और वो है मिली नगमे। हम कितने जबरदस्त तरीके से स्कूल के अंदर अपने मिली नगमे जो है वो पढ़ा करते थे, वहाँ पर पूरा एक टैबलो हुआ करता था, कोई सर सैयद अहमद खान साहब का गेटअप किए हुए, कोई अलामा का गेटअप किए हुए, कोई कायद का गेटअप किए हुए, तो ये सारे के सारे जो है वो माहौल बनता था और मिली नगमे चल रहे होते थे उस जमाने में, बड़े जबरदस्त। आजकल भी आ रहे हैं, हर दौर में आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा जो है वो कम हो गए हैं बनना, या एसेंस कम हुआ है। जैसे पहले लिखारी भी बहुत अच्छे थे, लिखने वाले लिरिसिस्ट बहुत अच्छा लिखते, बिल्कुल। अभी उस तरह की कोई शायरी भी नहीं, कमर्शियल हो गया है कुछ, बहुत कमर्शियल मुनासिब रहेगा कहना। और मेरा ख्याल है कि वही जो है वो जो गोल्डन नगमे हैं वही चल रहे हैं, वही चांद मेरी ज़मीन मेरा चमन, क्या बात। लेकिन वो है तो बहुत खूबसूरत और कलाम भी बहुत अच्छा है। और जो गायकी, तो आज खुर्रम साहब कौन सा मिली नगमा सुनाएंगे आप बताइए? मैं आपको मेहदी हसन खान साहब ने जो एक गाया था, ये वतन तुम्हारा है, मैं पास बाँ इसके, तुम हो पास बाँ इसके। क्या बात, क्या बात। सर नगमा तो मिली नगमा आपका सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही जो है हमें एक वक्फा भी लेना होगा, तो नगमे के साथ ही जो है नाजरीन हम वक्फे की जानिब बढ़ेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाँ इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाँ इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाँ इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आज हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी अपने मेहमानों के साथ। हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद इसलिए नहीं हैं कि हम हर वो काम कर लें जो हमारा दिल कर रहा है। हम आज़ाद इसलिए हैं कि हमें दूसरों की आज़ादी का भी ख्याल रखना है, साथ साथ अपनी आज़ादी के। यही मकसद था पाकिस्तान बनाने का कि अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखिए। और इसी अज़म के साथ हम आज अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, जो कि हमारी जानिब से, बोल एंटरटेनमेंट की जानिब से, मेरी जानिब से, अनम की जानिब से और जहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी जानिब से एक मरतबा फिर आपको मुबारक हो। और अनम, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम गेम खेलेंगे। गेम खेलेंगे? ओके, तो लाल वाली गोटे मेरी। अच्छा, हाँ, हमें और कोई हरी वाली मेरी। और कोई गेम खेल, फिर 6 लोग हो गए। ऐसा करते हैं कि बूझो तो जाने। एक गेम खेलते हैं हम, बूझो तो जाने। स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नजर आएगी, एक एक करके आपने बताना है कि ये हमारे कौन से कौमी हीरो हैं। ठीक है जी? आप लेडीज फर्स्ट, लेकिन अब वो बहुत पहले वाले सेगमेंट में हमने कर लिया। अब खुर्रम साहब को थोड़ी माइलेज देते हैं, पहले गैस आप करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपकी तरफदारी की है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई गैस हम इस वक्त सफेद वाली साइड पे, झंडे की माइनॉरिटी में हैं। ठीक, तो पहली जो तस्वीर आ रही है, जरा गैस करें कौन? मुझे तो पहली नजर भी कम आता है और ये तो बिल्कुल ही आंखें नजर आ रही हैं। आंखों से तो गैस करना है। ये काफी। अच्छा, कोई और गैस कर सके तो? हाँ, कोई भी गैस कर। बहुत करीब है। कायदे आज़म। अरे वाह 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 वाह, भाई रिवील करें। ये देखिए, आज ये वो जमाने बैरिस्टर के दौर की तस्वीर है ये। वाह, इस वजह से शायद आपको हुआ। दूसरी तस्वीर शैला साहिबा आपके लिए, ये रही आपकी। लेकिन पहला गैस तो मैंने ही किया। हाँ, यस। एक मिनट, उनके तो करने दें। अल्लामा इकबाल। अरे वाह, क्या बात है जी, बेहतरीन बेहतरीन। अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक। ईमान ईमान ईमान। अच्छा, कोशिश होगी। Is this? अकॉर्डिंगली चलना है। हम देखें ये लॉजिकली, अगर आप थोड़ा सा जहन लगाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब नंबर किसका आने वाला है। सर सैयद अहमद खान। नहीं, आप गलत जगह चली गई ना। अब पाकिस्तान आजाद हो चुका है। लियाकत अली खान। हाँ, लियाकत अली खान साहब। चलिए सर, मैंने पहले नहीं बताया था, अभी बता दिया। ये आपने कवर फायर कर दिया। यार नाम नहीं है, हम डायरेक्ट पूछा, हम पता होगा तो बता देंगे। मैंने नजर नहीं आ रहा छोटी। अच्छा चले, आप ऐसा कर लेते हैं कि ओपन फॉर ऑल, जिसे समझ में आ रहा है वो बता दे क्या है। ठीक है, लेकिन पहले आपने बताया। फातिमा जिना। यस, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत ही जल्दी गैस कर दिया आपने, बड़े जबरदस्त। चलें जी, नेक्स्ट करा दें आप जल्दी से। आप कोई भी बता सकता है जी। अगली फोटो। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। क्या बात है, सिंध की बेटी जो है वो फौरन जो है वो बोली और उन्होंने बेहतरीन तरीके से जो है वो गैस कर लिया। जबरदस्त, बेहतरीन गैस हो गई थी। सारी तस्वीरें गैस हो गई हैं आप लोगों की, एक एक्स्ट्रा भी हो गई। और शैला साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं। ये राउंड सैंडविच के लिए था, आप लोगों को पता है, आप लोग लूज कर गए सैंडविच। शैला साहिबा जीत गई। It's okay. She's a woman. Women are winning. सही है। मैं खुश हूँ। अच्छा, आप इसलिए खुश हैं? कोई नहीं है, अगला राउंड आप लोगों को हम पहले माइनॉरिटी में हम तैयार हैं। हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए आप देखें, सैंडविचेस को हमने माइनॉरिटी में नहीं रखा। 3 है, एक ही जीती, 2 बाकी हैं। अच्छा, बाकी। हाँ, तो अब रैपिड फायर के लिए तैयार है। अनम, किससे पूछने वाली हैं आप रैपिड फायर? मैं जाती हूँ शैला साहिबा की तरफ और खुर्रम की तरफ। वो तो वैसे ही जीती हुई है, तो इसीलिए ना उनकी टीम पे हूँ मैं। ओके, चलिए ठीक है। फिर आप लोगों के ऊपर एक साथ जो है वो दबाव पड़ेगा कि आप लोगों ने कितने पॉइंट्स बनाने। ओके, चले ठीक है। शैला साहिबा, पहले आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। पाकिस्तान के पहले वजीर खारिजा का क्या नाम? जफरुल्लाह। और पाकिस्तान का कौन सा सूबा जो सबसे ज्यादा कुदरती वसाइल रखता है? बलूचिस्तान। वाह। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा? हॉकी। आहा, शैला साहिबा विन कर रही है। मैं बता रहा हूँ, उधर आ जाए, आप ही दे दीजिए। उधर आ जाए, उधर आ जाए। मैं बता रहा हूँ कि आप गलत जगह, यहाँ पे सही जवाब आ रहे हैं। जवाब बताए भी तो नहीं, उधर आ जाए, मैं यही कह रहा हूँ। उधर अभी पता चल जाएगा, बताएंगे नहीं बताए। आएंगे जरा खुर्रम साहब की तरफ। हम हार जाएंगे। खुर्रम, पाकिस्तान एटमी मुल्क कब बना? 28 मई 1998। भाई खुर्रम, हमारी टीम है ना, ये दो टीम। हाँ, मैं बताती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम नवाज शरीफ साहब थे। और उन्होंने ये कहा था कि जो भी इस दिन का नाम तजवीज़ करेगा तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इन 1998 थिंक ओवर दैट कि वो कितना, मतलब 1 लाख रुपए। मैं उस वक्त क्लास 8 की स्टूडेंट थी और जब मुझे ये पता चला कि जी कॉम्पिटिशन है, आई रोट द नेम, तो मैंने यौम तकबीर नाम तजवीज़ किया था और मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर आया था। अरे जी, उस क्या टाइम बात है जी, बेहतरीन।
कि आपने ये नाम लिखा, वो कुरानदाजी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने, कोई 1000 के करीब लोग थे, उस पर कुरानदाजी का पूरा ऑनलाइन पीटीवी पे प्रोग्राम आ रहा था और उसमें से कुरान निकला था, तो उसमें जितने वहाँ 100 लोग थे उनका नाम निकला, तो उन लोगों को 1-1 लाख रुपए मिले। मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन मैंने चूंकि नाम लिखकर भेजा था, वही नाम पाकिस्तान के लिए तजवीज़ भी हुआ बाद में। उस दिन का नाम 28 मई 1998 यौम तकदीर के नाम से मंसूब किया गया, तो मुझे उनका अप्रिसिएशन लेटर आया था। तो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है एक लेटर आया, क्योंकि ये वो दिन है जिसको रोकने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी पीछे हमारे कि ना करो, और हर साल याद रहता है, क्यों ना हो, क्योंकि हमारे फख्र का दिन है। अब हमें भी याद रहेगा, ये आपसे मंसूब हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खुरम के लिए इतना मुश्किल नहीं है। खुरम, आई थिंक पाकिस्तान के कोई 3 आज़ादी के हीरोज के नाम बताने आप। आज़ादी के हीरो जी, सबसे पहले तो मोहम्मद अली ज़रा, हज़रत मोहम्मद अली ज़रा, अलामा इकबाल और लियाकत अली खान। ठीक है, बता दें यार, मैंने ठीक बोला है? जिस तरीके से आपने बोला, मैंने जितना डर के बोला है। आप अगर राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह और हरीश चंद्र बोस भी कहते तो भी ये फ्रीडम फाइटर उसी वक्त के थे जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन किए वो पास्ट के थे, लेकिन ये अभी प्रेजेंट के, तो ये यकीनन आपको पता होगा। पाकिस्तान में जो मौजूदा वजीर खारिजा, उनका क्या नाम? मौजूदा अभी जो है, बड़े इजी, हर वक्त वजीर खजाना भी रह चुके हैं। वजीर खजाना भी रह चुके हैं, बड़े इजी, बता दे, बहुत कुछ रह चुके हैं। आपने बताना है, इजी है तो बता। बहुत कुछ रह चुके हैं। कुछ इन्हें हिंट दे, जरा हिंट दे रिश्तेदारों के, उनके बताए ना मैंने कि वो पहले वजीर खजाना भी रह चुके हैं पहले। चले कोई ऑप्शंस दोनों फ्रेंड्स अपनी टीम से हेल्प ले सकते हैं, सैला साहिबा से हेल्प। मैंने ऑलरेडी इतने सारे विन कर लिए हैं, मजीद आप कहेंगे अब वो नहीं, अब वो वुमेन एम्पावरमेंट हो गई। अब उन्हें यहाँ नजर आ गया कि इन्होंने भी कुछ करना है। चले, ये गलत हो गया, आप बता दे। चले, इसहाक डार वजीर खारिजा जो है अभी, वो इसहाक डार है। ठीक है, इसीलिए कह रहा था रिश्तेदारों के नाम बताने पहुंच जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मौजूदा सदर का क्या नाम? तो फिर मैं ना समझूं? नहीं अच्छा, आ रहा है। नजीम शेट्टी। क्या बात है सर, बेहतरीन भाई। गलत जवाब। PSL उन्होंने बनाया था, स्पोर्ट्स बोर्ड के सदर वो नहीं है। चलिए आप बता दो। मतलब मान ली, हार मान ली। आप बता दीजिए। वो राना सनाउल्लाह। अच्छा, राना सनाउल्लाह पेरिस गए हुए, 2 लफ्जों की है कहानी, कश्ती। सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं, मोबाइल में चेक कर लें। हमने जैमर लगाया। हम आपको इतना टाइम ही नहीं देंगे कि आप चेक कर लें। हाँ, हम आज जी आप रैपिड फायर आप पूछ, मुझे दे, मैं पूछता हूँ। ओके, हाँ, ये जरा आसान वाले मुझे दीजिए आप, मैं पूछता हूँ। अभी पहले ईमान से पूछे आप दोनों में से टीम है, ठीक है जी, आप टीम है, आप दोनों दे सकते। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? इंडिया। नहीं, क्योंकि उधर से अलग हुए थे शायद। ऑप्शन A अजरबैजान, चलें ऑप्शन दे देते हैं। B बाकू जो कि अजरबैजान में है। C रशिया या फिर D ईरान। ईरान। भाई आप इनकी यार ऐसे चीटिंग करेगा तो मैं नहीं खेल रहा। हल्के से बोले। ऐसे चीटिंग करेगा तो मैं नहीं खेल रहा यार। क्या कर रही हैं आप भाई? शाला साहिबा ऐसा ना करें प्लीज। हम इजी मोड पर मुकमुका करें, हमारे साथ तो मुकमुका कर ले मैडम, करें प्लीज। इंडिया का नाम भी इसलिए क्या पता उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने ही तो नहीं किया था, अलग हुए ना। यही तो हमारी हिस्ट्री है, यही तो हमारी हिस्ट्री है। सरदार साहब ने पैसे ही नहीं दिए थे, सारे रोक लिए थे कि जी हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस कंट्री को। जी, कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे जिन्होंने कहा था कि हाँ जी बन गया, कोई बात नहीं। बाकी नेहरू साहब ने, सरदार साहब ने, सरदार पटेल ने, सब ने मना किया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान को। बाउंड्री कमीशन प्लान भी वो प्रॉपर जी एग्जैक्टली आपके 1952 के अंदर जाके तो आपको 1 करोड़ या 5 करोड़ की कुछ एक अमाउंट थी जो कि आपको 47 में मिली थी, वो जाके रिलीज हुई थी। बहरहाल, कायद आजम का मज़ार तो कराची में है, उनकी बहन का मज़ार कहाँ है? वेरी इजी। इस्लामाबाद। कायद-ए-आज़म के मज़ार के नीचे ही अहाते में मदफन। ये देखिए शैला साहिबा, ये देखिए जरा, आप चाहती हैं आप हमारे जवाब दे। मुझे ऐसा लग रहा है शैला साहब आप ना किसी जमाने में तारिक अजीज मुर्हम साहब के शो में भी गई थी, है ना? एक्चुअली कायद-ए-आज़म की जो मज़ार की हाइट है वो 90 फीट अबव द सी लेवल है। प्लेट्स हम जीत चुके हैं। नीचे सरदार हम लोग को ट्रेनिंग करने से फुर्सत मिले तो हम ही पढ़े ना। इसके लिए तो फुर्सत निकालना जरूरी है। देखिए तो सरदार अब्दुल रबनिश्तर साहब की भी वहीं पर है, बिल्कुल। और ये टोटल तीन जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो कि
बेसमेंट में जाकर क्या, तो वहाँ पर एक्सेस सबके पास नहीं एक्चुअली वो होता। एक्सेस नहीं है जनरल पब्लिक एग्जैक्टली, तो पता नहीं होता, इतना एक्सपोजर नहीं, वो सब समझते हैं एक ही है कबर वहाँ पर, और वो कबर भी नहीं, वो एक दिया हुआ है कि जी उसके नीचे। अच्छा जी, अगला सवाल आपके लिए ये रहा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही। पाकिस्तान की सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं? बहुत इजी है, कोई दो ही बता दें। राइट पे बताना है या लेफ्ट पे? नहीं भैया, आप मुझे चल रहा है तूले बलद से आर से बलद तक बता देंगे आप। अफगानिस्तान और चाइना। चाइना और बस ये दो हो गए, काफी। रशिया, इंडिया, अब बाकी क्या बता? कंट्रीज भी, हाँ और भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, ईरान, हाँ ये बाकी वो भी है, तो पूरा जा रहा आ रहा है पूरा का पूरा। गवादर पोर्ट किस सूबे में वाक़ है? बलूचिस्तान। ये भी हम नहीं बताया। नहीं मुझे तो मैं आवाज कोयटा नहीं से देख रही थी कि किधर है। मुझे आवाज ही नहीं आई कि मैडम जी ने कुछ कहा है, मुझे तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आई जी। कुछ बहुत कहा? खूबसूरत फोर्ट है जी हमारा। एग्जैक्टली मैं गई थी तो इसलिए। अच्छा चलें जी, ठीक है। कायद आज़म ने जिंदगी के आखिरी अयाम किस शहर में गुजारे? आप ही से पूछ लेता हूँ, इन्होंने आप ही ने बताना है। सवात में ज़ियारत ज़ियारत में, सॉरी ज़ियारत कोयटा से आगे ज़ियारत, हाँ। बहुत ठंडी जगह है, जला दी गई थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो गई है। क्वीन एलिजाबेथ ने भी वहीं पे विजिट किया था और उनका भी फेवरेट प्लेस वही था, क्वीन एलिजाबेथ टीम को हराने की टैक्टिक थी। हाँ ये अच्छा हुआ, ये ऐसे ही रहना है आपने, गुड, यू आर डूइंग गुड। अच्छा जी, अगला सवाल है जी, सिंध का वो कौन सा मकाम है जहाँ सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं? गोरख हिल। आप बताएं, ये फिर हराने की टैक्टिक है, ये फिर हराने की कोशिश है। आप गेस कर सकते हैं, बहुत इजी। लाड़काना के करीब सोचे, लाड़काना, वदीन, सखर, चौथा गोरख हिल है भाई। ठीक है जी, चले डन हो गया। ओके, तो दादू की तरफ जाते, मुकाबला जो है वो बरकरार रहा है और बर्तरी जो है वो हासिल किया है हमारी टीम जीती। अच्छा, जीतने के बाद आपने टीम डिसाइड, हमारी टीम पूरी जीती है। मैंने पहले की थी कब की थी? ये पहले डिसाइड हो गया, ये आपको भाई आपको माइनॉरिटी में डाले हुई थी। बहरहाल ब्रेक पर जाने से पहले हम शहला साहिबा जो है वो हमारे साथ रहेंगी क्योंकि जीत और गई हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल उनको हम अपने साथ रखेंगे मेरी टीम में अपनी सपोर्ट के लिए। और ईमान और फरसीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें वक्त दिया, और खुरम का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नाजरीन, हम एक नगमा और सुनना चाहेंगे आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं, और जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो बड़ी ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और जोश व खरोश के साथ ही मनाना चाहिए क्योंकि जश्न आज़ादी भी ऐसी होनी चाहिए जैसी कि हम मनाते हैं। कुछ शरारतें जिनका जिक्र हमने पहले किया था वो ना की जाएँ और सिर्फ शुक्राने अदा किए जाएँ, शुक्र अदा किया जाए और थैंक्स गिविंग सेरेमनीज रखी जाएँ उन लोगों के लिए जिनकी वजह से ये हुआ है। और मेरा तो फेवरेट मिली नगमा वही था जी कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई है कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। तो इस एहसान को जो है वो आप जब कोई आप पर एहसान करता है तो आप जब इस किस्म की शरारतों वाली हरकतें करते हैं ना, जैसे कि मैडम ने बताया भी था कि बाइक का साइलेंसर निकाल के घूम रहे हैं, भोंपू बजा रहे हैं, शोर शराबे कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, तो आप फिर एहसान फरामोश हो जाते हैं। बिल्कुल, तो एहसान फरामोश ना हो, ऐसे इंसान बने जो किसी के एहसान का जो है वो आप पास भी जो है वो रख सके, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, योम आज़ादी को इस तरह मनाए कि हमें पता चले कि हम किस लिए योम आज़ादी मना रहे हैं। इसलिए नहीं कि दूसरों को अजियत दें, दूसरों को परेशान करें और अपना भी नुकसान करें और दूसरों का भी नुकसान। ऐसा ही है जी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के साथ जो है वो हमें मजीद अच्छे अच्छे मेहमानों ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वो मैं तारुफ करवाऊंगा मोहम्मद अली शेख साहब का, जो कि उस्ताद भी हैं। उस्ताद के हिसाब से उनका एक अपना एक मकाम है, और इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम में तो उस्ताद को वालिद का दर्जा दिया गया है। इतना एहतराम है, दुनिया भर में उस्तादों को इतना मोतबर समझा जाता है कि जी जजेस जो है वो कोर्ट से जो है खड़े हो जाते हैं कोर्ट रूम में कि जी कोई टीचर हमारे पास आ गए। हमारी कोशिश यही होगी कि आज आज़ादी के दिन हम अपने उस्तादों को जो है वो इज्जत देना सीखें। और बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप जो है वो यहाँ पर आए, आपके कारनामे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हैं। आपने बेनज़ीर साहिबा की भी जो है वो बायोग्राफी लिखी है, कायद की भी बायोग्राफी आपने लिखी है, तो आज हम बात करेंगे कायद के हवाले से आपके साथ। प्रोग्राम के अंदर पूरा प्रोग्राम आपका है सर, जो भी आप बताना चाहें, ऐसी चीज़ें जो कि हमें कायद के बारे में नहीं मालूम वो ज़रूर आप इसमें बताइएगा। उनके साथ ही मौजूद हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अरशद महमूद साहब। उनकी आवाज़ आपने इतनी सुनी है, और हमने तो खैर अब वो खैर गाने कम बना रहे हैं, क्या वजह है मैं प्रोग्राम में जानूंगा भी, लेकिन इतनी हमने उनकी मधुर और मीठी आवाज़ सुन रखी है कि हमारे तो
वो दौर घूम जाता है ज़हन में। अरशद भाई बहुत बहुत आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच कि आप भी यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बोल का बहुत शुक्रिया क्या सुबह सुबह हमें बुलाया है और बड़ा मज़ा आया, खास तौर पे आपा को देख के कि सीधा वहाँ से चली आ रही है कायद-ए-आज़म के मज़ार से। और मैं सब लोगों को दिल की गहराइयों से एक तो जश्न आज़ादी मुबारक होनी चाहिए और दूसरा एक हफ्ता पहले हमारे मुल्क का एक बहुत ज़बरदस्त नाम अरशद नदीम, अरशद नदीम को हम चाहते हैं कि दिल की गहराई से सब मिल के उसको मुबारकबाद दें और अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे सलामती के साथ और वो खुश रहे सदा। अब आपने बात कर दिया हमारे ओलंपियन की जो कि वाहिद गोल्ड लेकर आए हुए हैं, तो उन्हीं के साथ जो इस रेस के अंदर दौड़ती नहीं, पाकिस्तान के लिए दौड़ती नहीं, पाकिस्तान का नाम दौड़ दौड़ के उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया, पूरी दुनिया को बताया है कि भाई उधर तू होगा भाई हुसैन बोल्ट अपने घर का होगा, मैं भी इधर जो है कोई हल्के में नहीं लेना है आपने जी। नसीम हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान की तेज तरीन खातून। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और जैसे कि अरशद नदीम को हम नहीं भूल सकते, हमारी डबल खुशी यही है क्योंकि हम 14 अगस्त तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनको हम जो उनकी कारकर्दगी है और जिस तरीके से नहीं इंडिविजुअल कैपेसिटी ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जो है, और ये कि ओलंपिक्स का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने 118 साल बाद उन्होंने ब्रेक किया है और पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद उन्होंने मेडल लिया है। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें तो पहला 40 साल पहले टीम को मिला था, लेकिन ये कि एथलेटिक्स से जब मैं साउथ एशियन जीत कर आई थी तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि हम एथलेटिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अब अरशद नदीम ने दोबारा मेडल लिया है तो वो मैं कहती हूँ कि अब पूरी दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान को और बेहतर तरीके से पूरी दुनिया जान चुकी है कि ले आओ तो उन्होंने प्रोटीन शेक, देखो हमारा देसी घी वाला मुंडा ये जो है एक लेवल शैला साहिबा का तो हम हमारे साथ पहले से मौजूद हैं और सबको पता भी और सब जानते भी हैं इनको। शैला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेख साहब से। हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं कुछ भी बात करने से पहले जानना चाहूंगी कि इन लोगों ने अपने बचपन में किस तरह से जश्न आज़ादी को मनाया। बिल्कुल जी शेख साहब आप बताएं। जी हम तो ज़ाहिर है कि बहुत खुश होते थे। आज़ादी एक ऐसी नेमत है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को देता है तो वही उसकी कदर जानती है। और हमारे वालिदैन हमें बताते थे कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो कितनी हिंदू डोमिनेशन थी सिंध की सोसाइटी में। खैरपुर मीर से मेरा ताल्लुक है और उमूमन हमारे जो मुसलमान थे वो कर्ज़ों में जकड़े हुए होते थे बनियों के पास और वो जो देहात हों शहर हों थे तो मिनॉरिटी में 22% थी हिंदू पॉपुलेशन और 75% मुसलमान थे। लेकिन इतनी हालत थी कि अंग्रेज़ जिन्होंने सिंध का विज़िट किए यानी इससे अंग्रेज़ की हुकूमत से भी पहले, उन्होंने उसमें एक का मैं देख रहा था उसने लिखा कि सिंधी मुसलमान कोड़े से इतना नहीं डरता जितना हिंदू की जो पेन होती है जो कलम होता है उससे डरता है, क्योंकि वो इस तरह से सूद पे सूद और सूद पे सूद बिगड़ जाती कि वो तमाम के तमाम तो उसकी गिरफ्त में थे। नौकरियां मुसलमानों के पास नहीं थी क्योंकि तालीम नहीं थी। अच्छा, इकोनॉमी ट्रेड एंड कॉमर्स उनके पास नहीं था क्योंकि मोनोपोली थी हिंदूज की। ले दे के जाके जमींदारी थी, या किसान या जमींदार, जमींदार तो चंद थे, बाकी तो ज्यादातर जो लोग थे वो किसान थे ना, उनकी जिंदगी वैसे ही। तो एक वक्त ऐसा आया 1937 के बाद कि हुकूमत ने कानून पास किया कि अब जो नहीं कर्ज अदा कर सकेगा सूद की वजह से, उनकी ज़मीनें भी हिंदू लैंडर के नाम पे ट्रांसफ़र होंगी। तो डॉक्टर हमीदा खोड़ो ने अपनी किताब में लिखा है कि 8 साल के अरसे में सिंध की 40% ज़मीनें मुसलमानों की ट्रांसफ़र हो गई हिंदूज के पास। तो अगर पाकिस्तान न बनता, ये कौन सा ईयर था? ये था 1937 से लेकर 44 तक। इसकी वजह यही थी ना कि जो चापलूसी के अंदर इन्वॉल्व थे अंग्रेजों की, तो उनको नवाजा जा रहा था और हम जो है वो उस राह पर चल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारी जो इज्जत है वो गवारा ही नहीं करती हमारी इज्जत नफ्स के। हम किसी ऐसे शख्स के सामने झुक जाएं जो कि खुद को जो है जमीनी खुदा होने का दावेदार हो। इससे भी ज्यादा जो बड़ा मसला था ना वो था तालीम का, कि पता नहीं क्यों हमारे दिमागों में हमारी एक ऑर्थोडॉक्स जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उन्होंने डाल दिया कि मॉडर्न एजुकेशन जो वो ला रहे थे उससे किनारा कशी रखें। ये सर सैयद अहमद खान ने एक इनकलाब पैदा किया और उसके बाद फिर हसन अली अफंदी थे और अलीगढ़ का पहले स्कूल बना, फिर कॉलेज, फिर अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी। यहाँ सिंध में वो आदमी हसन अली अफंदी थे, सिंध मदरसतुल इस्लाम उन्होंने बनाया और कायदे आजम ने उन्हीं की जेरे साया 4.5 साल तक सिंध मदरसा में तालीम हासिल की। तो जो मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया आज भी वही है
जो 150 साल तालीम में पीछे हैं। दुनिया भर में अगर आप देखेंगे पड़ोसी मुल्कों में, तो वो लोग तालीम के मैदान में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। हम लोग उस वक्त भी पीछे थे और आज भी पीछे हैं, तो वो ही बुनियाद है जिसकी वजह से उभर नहीं बस इस साल अज़म करते हैं, कोशिश करते हैं, हम भी पैगाम पहुंचाते हैं, आपका पैगाम भी पहुंच गया है कि कोशिश ये रहेगी कि इस जश्न आज़ादी के ऊपर हम तालीम को जो है वो फ़रोग दें और तालीम का बजट भी जो है वो कोशिश करके बढ़ाएं। अरशद भाई मुझे बताइएगा कि आपका कोई, एक तो पहले ये बताएं कि इतने अरसे से आपका कोई नया गाना क्यों नहीं आ रहा? ये गिला है, नए गाने गिला पूरा करें और फिर जो अनम का सवाल था वो बताएं कि जश्न आज़ादी कैसे मनाते थे। नहीं, गाने जो हैं वो कंप्लीट करके रखे हैं, वो यहाँ तो रिलीज होते नहीं अब, क्योंकि जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होता है गानों पे, तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी रिलीज करती है तो 1 घंटे बाद जो है वो सारे गाने जो नेट पे आ जाते हैं। ऐसा ही है। तो उसका पैसा नहीं निकलता। कॉपीराइट। हाँ, तो आप नेट पे ही कर दें। जी जी। तो अभी मैं आप कहें जी लो मैं खुद ही आ जाता हूँ। अभी मैं इंग्लैंड गया था और वहाँ बर्मिंघम की एक कंपनी, मैं उनके साथ करके आया हूँ, मैं डील करके आया हूँ, और इंशाल्लाह ये चैलम के बाद जो है उनका वोकल करके और मैं वो गाने कंप्लीट कर बर्मिंघम वालों को हमने भगाया है 47 में, आप वहीं जाके मुआहिदा करके आ गए। ये मतलब नहीं, लेकिन मैं तो गाना बदला लेना है, 1857 का बदला लेना है सर, छोड़ना नहीं है। वो पाकिस्तानी है जिस कंपनी, वरना फिर मैं चाहत फतेह अली खान साहब से कांटेक्ट कर लूंगा। हाँ सर, वो बदला ले रहे हैं बखूबी। नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं, वो सबसे बदला ले रहे हैं। ये बिल्कुल ले रहे हैं। ऐसा ही है। तो शैला साहिबा आप देख लीजिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक केस आने वाला है, मैं एक PIL जो है वो फाइल करने वाला हूँ इस सिलसिले में। नज़ीम मुझे बताइएगा आप कि आपने भी इंटरनेशनल माशाल्लाह से काफ़ी आपका एक्सपोजर रहा है, काफ़ी जगहों पर आप इवेंट में गई और पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान को जो है वहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया है। आप वहाँ पर पाकिस्तान थी, जैसी आप थी वो पाकिस्तान था उनके लिए, वरना पाकिस्तान को तो बहुत सारे लोगों के अंदर कोई खाने की डिश समझता था कि जी ये तो कोई डिश होगी, जैसे बिरयानी वगैरह होती है वैसे ही कोई चीज़ होगी। ऐसे भी ममालिक थे जो कि हमने तारीख में पढ़ा है। मुझे ये बताइए कि जब आप बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव एक एम्बेसडर बन के पाकिस्तान के किसी और मुल्क में जाते हैं तो कैसा एक तो महसूस होता है, अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा। दूसरा ये ज़रूर बताइएगा कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें कैरी करनी पड़ती हैं कि मुल्क का नाम ख़राब ना हो उससे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखा है जो पाकिस्तान से जाते हैं तो काफ़ी ममालिक के अंदर ऐसा है कि जी वो बस देखते हैं कि ये पाकिस्तान अलग लाइन में लगा दो। देखिए ये चीज़ें से हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो एक टीम होती है ना, हमने ग्रीन कोट पहना होता है तो हमने पाकिस्तान की पहचान होते हैं हम, जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी ईमानदारी से अपने ही फील्ड में नहीं रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब जाते हैं ना, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपने बाहर जाना है और एटलीस्ट आपने अपना बेस्ट करना है। चलें आप दूसरों को छोड़ दें, जो आपने यहाँ मेहनत की है तो वहाँ पर जाके आपने उसको बेस्ट करना है। तो जब मैं साउथ एशियन पे गई थी तो मेरा भी यही था कि क्योंकि हम लोग 3rd पोजीशन के लिए कर रहे थे उस टाइम, माइंड में ये था कि यार चलो ब्राउन्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग्स है ना तो उसमें आइडिया होता है। तो जब मैंने हीट क्वालिफाई किया तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैं अब मेडल्स में हूँ। तो उसके 2 घंटे बाद जब मेरा फाइनल हुआ तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब आपको इज्जत देता है, और हमारा परचम वहाँ पे लहराना था पाकिस्तान का। तो जिस तरह से मैं देख रही थी कि अरशद नदीम रो रहे थे ना, वो उससे ज़्यादा मुझे अपना टाइम याद आ गया कि मैं 2 घंटे तक किसी को मिली ही नहीं थी पूरा होटल में, कि मतलब मैं रो रही थी और कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपके इमोशंस जो है ना वो आप ऐसे होते हैं कि आप किसी से बयान भी नहीं कर सकते। और उस टाइम ये था कि आपको अल्लाह पाक ने सिलेक्ट किया होता है कि आप एक मकसद के थ्रू आप आए हैं दुनिया में, और उसमें ये होता है कि हर इंसान किसी ना किसी मकसद से है, लेकिन उसको पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि और एज एथलीट जब मैं पाकिस्तान को बाहर जाके अपने इवेंट्स करती हूँ या हम उस टाइम खेला करते थे, तो बस यही होता था कि बस अपना बेस्ट करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में टाइम किया तो उसको इम्प्रूव करना है। तो वही चीज़ें लेके जाते हैं। तो जो कहते हैं ना कि अज़म होना चाहिए आपका, और आपके मोराल बहुत अप होने चाहिए, वरना आप अगर सोचें कि उसका टाइम बहुत अच्छा है तो वो फला इतनी ट्रेनिंग करके आया। तो देखिए ट्रेनिंग करने के लिए अगर 8 लाइन्स है ना ट्रैक के ऊपर तो सब जीतने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन एक ही लाइन है, सबको एक ही लाइन। तो उसमें ये कि उसने अपनी लाइन फिनिश करना है, और कंपटीशन में ये होता है कि 1st, 2nd, 3rd आपने करना है। तो अगर आपने हिम्मत कर ली और आप में इतना जज्बा है कि आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हरा सकती। बेशक। अगर अभी हम इसी ओलंपिक्स की बात करें तो एक आई थिंक 100 मीटर थी या 400 मीटर, मैंने देखा नहीं क्या था, मैंने सिर्फ उसका एक क्लिप देखा है कि जी कुछ 4-5 लोग गिर गए तो जो सबसे लास्ट था वो फर्स्ट आ गया।
जी, और वो मेडल ले गया था। ऐसा ही हुआ कि वो 4-5 आपस में टकराए, गिर गए, तो जो सबसे आखिर में आ रहा था वो निकल गया वहां से। क्योंकि देखिए जब हम ट्रैक की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे एथलेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं, और मेरे ख्याल से अब हम जितना अब हाईलाइट हो गए हैं ना, दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान भी स्पोर्ट्स में एक नाम रखता है। तो उसमें ये होता है कि हार जीत एक अपनी जगह पर होती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, जब ट्रैक पे खड़े होते हैं या अपना इवेंट कर रहे होते हैं, एक ही आज़म होता है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। बिल्कुल नसीम साहब, ये जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए जीतना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, ये एक जज्बा होता है, एक जोश होता है। अमूमन ये शिकायत की जाती है कि पाकिस्तान की जानिब से सपोर्ट नहीं किया जाता अपने हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, आपको सपोर्ट किया गया था? मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में ना सिर्फ हम लोग ये जो शिकायतें करते हैं ना, ये हमारी शिकायतें ऐसी होती हैं कि जब हम जीत जाते हैं ना, तो फिर लोगों को पता चलता है कि अच्छा नसीम हमीद है, अरशद नदीम है, या दूसरे कोई इवेंट्स में हम पाकिस्तान का नाम देख रहे होते हैं, तो उस टाइम लोगों को पता चलता है कि ये हमारे प्लेयर, तो उस टाइम हम ऑन भी कर रहे होते हैं, ये हमारे प्लेयर हैं, ये हमारे। लेकिन ये शिकायतें हर प्लेयर की रहेगी। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बोलेगा। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में अब हमारे तमाम लोगों को, डिपार्टमेंट्स को इतना होश आए कि वो हम जितने भी अब न्यू टैलेंटेड बच्चे हैं उन पर काम करें, क्योंकि ओलंपिक्स में मेडल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, या साउथ एशियन में मेडल लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बोलती हूँ कि आज हम है कल नहीं है, लेकिन हमने वो हिस्ट्री बना दी ना कि अगर हम नहीं भी रहेंगे तो पाकिस्तान का नाम 8 अरब की आबादी के लोग, दुनिया जो है उसके तमाम तकरीबन ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है, और वहां से चुनिंदा लोग, चूजन वंस जो है वो वहां पहुंच सकते हैं, और फिर जीतने वाले तो आप समझ लीजिए कि वो कितने फिर लेजेंडरी साबित होंगे, तो उनकी कदर जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। खुशी की बात यह है कि दुनिया की जितनी एम्बेसीज हैं उन्होंने मुबारकबाद पेश की है अरशद नदीम को, और इनके पिछले साल, कोई साल 1.5 साल की बात है कि इनकी मैं एक न्यूज देख रहा था एक चैनल पे कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने लोगों से कहा कि यार मुझे है ना, हमारे शो पे आए थे। अच्छा, उन्होंने बताया कि जी मेरे पास कोचिंग स्टाफ नहीं है, मुझे जो है कोई इंटरनेशनल कोच छोड़िए, कॉलेज स्कूल के अंदर अपने ही जहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ पे वो वहाँ पे एक स्कूल या कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे थे। इक्विपमेंट आपने देखा होगा, सब चीजें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उनके पास सिर्फ एक नेजा था मेरे ख्याल से जिसके साथ वो प्रैक्टिस करते थे, जबकि इंडियन प्लेयर्स के पास ऑलमोस्ट 150। चोपड़ा का तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि जो फैसिलिटीज उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, जब आपको पता चलता है ना कि आपने बेस्ट थ्रो कर दिए, क्योंकि तो दूसरे लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल, वो ऐसे मैंने हुआ कि जो अरशद नदीम ने एक थ्रो की, 3 फाउल, उसके बाद जो है ना सन्नाटा हो गया बिल्कुल ग्राउंड में, नीरज खड़े नहीं रह पाए। जी, खैर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। क्योंकि कंपटीशन है ना, उसमें तो देखिए हार जीत होती है, हम भी हारते हैं, वो भी कभी हार रहे होते हैं, तो लेकिन ये कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये क्या कैफियत क्या होती है ये वैसे, जब आपके साथ कभी आपने अच्छा कर दिया हो, लोगों को जो है ऐसा हुआ हो, या आपसे अच्छा कोई कर गया हो किसी ने, तो आप पर प्रेशर आया हो, इस प्रेशर को कैसे हैंडल कैसे किया जाता है? उस टाइम ये होता है कि अगर आप इतने प्रेशर में होते हैं कि आपको लग रहा होता है कि सारी दुनिया एक साइड पर है और आप अकेले खड़े हैं एक जगह पर, और आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है और आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि अगर आपने अपना बेस्ट कर दिया है तो अब इसको आपने मेंटेन करना है, या आपने इससे बेस्ट करना है। तो वही चीज़ होती है, उसको हैंडल करने का यही होता है कि जो आप ट्रेनिंग करते हो, उस ट्रेनिंग को आपने पूरे अच्छे तरीके से करना होता है। आपके कोचेज आपके साथ होते हैं, आपकी पूरी टीम आपके सपोर्ट में होती है, आप अकेले नहीं खड़े होते, लेकिन उससे फील ऐसा हो रहा होता है कि शायद मैं ही अकेला हूँ। लेकिन ये कि प्रेशर हैंडल करने का एक ही तरीका है, आपको कॉम्पिटिशन्स मिलने चाहिए, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आपको इतना सपोर्ट मिलना चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी जाए ना तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने आज जीता। क्या बात है। और प्रेशर की जहाँ पर बात आ जाती है, वहाँ मैं शैला साहिबा से जरूर जानना चाहूँगा कि ये तो लाइव एक्शन में रहती है, मतलब हम तो सिर्फ एक्शन परफॉर्म करते हैं, स्टंट कर लेते हैं, भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, ये गोलियों का सामना कर रही हैं, ऐसे ऐसे इवेंट सामने आए हुए हैं, हजूम बेतहाशा, हजूम बेकाबू हुआ है, और उसके अंदर जा करके लोगों को जो है वो कंट्रोल करना, ये सारे इवेंट्स, ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर आती हैं, आपके सामने आप जब फेस करती हैं, क्या ऐसी आपने ट्रेनिंग की हुई है, क्या ऐसी हमारी जो फोर्सेस की ख़वातीन हैं उनकी ट्रेनिंग हो रखी है कि जज्बा, ये ताकत, ये सारी चीज़ें उनमें आ जाती हैं? हमारे यहाँ तो कहा जाता है खातून गोल रोटी बना सकती है बस,
ये अभी तक ये चश्मा हमारे जहनों से उतरा नहीं है। बहुत नहीं है ये चश्मा आज भी बहुत सारे लोगों के चेहरों पर चढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ माशरे की। ये बड़ी सब्जेक्टिव सी बात है और आई थिंक हमें इन कल्चरल नॉर्म से बाहर निकलना चाहिए। खवातीन बहुत कुछ कर रही हैं। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि वो फाइटर तैयारों से माशाल्लाह देख लीजिए, ओलंपियंस प्रीवियसली हमारे साथ गेस्ट मौजूद थी। देखिए क्राउड मैनेजमेंट की आपने एग्जांपल दी और दीगर, तो पुलिसिंग इज अ न्यू चैलेंज। एवरी डे हमारे लिए एक नया चैलेंज होता है और हर तरह की सिचुएशंस, और हमें नहीं पता होता कल जो हमने फेस किया होता है अब क्या होने वाला है। एंड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट बहुत सारी ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों से रुकना भी होता है और आपने काम भी करना होता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा क्राउड है और वो मॉब बन गया और वहाँ से हम पर रेजिस्टेंस आ रही है, पथराव भी हो रहा है, गोलियाँ भी चल रही हैं, हमने फायर नहीं करना। सो अब आप सोचिए कि उस चैलेंज को हमने किस तरह मीट करना, मिटिगेट करना। ऑफ कोर्स वी हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट कि हमें उस हवाले से ट्रेन भी किया जाता है, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी और कमांडो ट्रेनिंग भी, बिल्डिंग पर चढ़ना, क्रेविसेस, ये वो सारा कुछ सिखाया जाता है। इवन दो उसके बावजूद किसी एक की भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा मॉब को मिस हैंडलिंग भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए मॉब लिंचिंग के और दीगर। तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए हम कंटिन्यूस ऑनगोइंग सिंध पुलिस के अंदर हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं अपने जवानों को, ख़वातीन को बिलखुसूस, क्योंकि मॉब में वो चंद ख़वातीन भी आगे हो ना तो उनको मर्द हाथ नहीं लगा सकते। तो वो हमारे यहाँ एक इशू है, कल्चरल बैरियर भी और रिस्पेक्ट का एलिमेंट, डिग्निटी भी है वुमेन की, तो उसको टैकल करने के लिए हमें वुमेन को लाना है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं और उनको हम टैकल भी करते हैं। आपने बात की कि ख़वातीन होने के नाते आप किस तरह हैंडल करती है, प्रेशर आता है। ऑफ कोर्स पुलिस जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं। इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं, टेररिज्म के भी हैं, थ्रेट हाई अलर्ट्स आ जाते हैं, तो हमें एवरी टाइम वी हैव टू बी माचरी की एक साइकी बनी हुई है, पुलिस को थैंकलेस जॉब भी कहूंगा। या एवरी टाइम इतनी एफर्ट करते हैं उसके बावजूद भी जो है वो, और वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब पहले से, अगर आप 10 साल पहले की पुलिसिंग और अभी को कंपेयर करें तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं पुलिस के साथ। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर आप देखें कंपैरेटिवली, तो पहले से अगर 10 साल पहले जहाँ ब्लास्ट हुआ करते थे डेली 200-300 डेड बॉडीज का डेथ टोल था पर डे, तो आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। तो वो चीज़ें सारी रिड्यूस हुई, मिटिगेट की। कराची पुलिस ने नित नई इनिशिएटिव से टेक्नोलॉजी इंकलकेट की, प्लस ये कि लोगों को ट्रेन किया और अदर सिस्टर एजेंसीज के कोलैबोरेशन के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और मजीद इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अच्छा शाला साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जो ख़वातीन देख रही हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आपकी जैसे कि आप जॉब भी कर रही हैं और अपने घर को भी मैनेज करती होंगी डेफिनेटली, तो इतनी स्ट्रिक्ट जॉब के साथ घर को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं होती। तो आप वुमेन के लिए डुअल जॉब हो जाती है, डबल जॉब होती है ना, दोनों फ्रंट पे एक साथ। अनपेड जॉब होती है, ये वाली चलें पेड जॉब, इसकी सैलरी मिल जाती है, वो वाली जो जॉब है दोनों की कवर हो जाती है। देखिए उसमें अगर आपको एक तारीफी जुमला मिल जाए कि कदरदान आपकी तारीफ का जुमला आपका हस्बैंड कहते हैं, आप उससे भी ज्यादा करते हो, उससे आपका दिल जो है वो लुकमा जो है वो लजीज हो गया, बेहतरीन। और हमें भी कुछ लुकमे लेने नाज़रीन, तो हम यहाँ पर एक वक्फा लेना चाहेंगे क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे एक वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। जश्न आज़ादी यहाँ पर बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी पूरे जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बहुत नामवर जो हैं गेस्ट भी मौजूद हैं और इनका आपसे तारुफ भी करवा चुके हैं, लेकिन वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और अब हम कुछ गेम्स खेले जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब हम गेम खेलेंगे जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी खेली थी अपने जो गेस्ट जिन्हें हम अलविदा कह चुके हैं उनके साथ। ये है जी बूझो तो जाने। बूझो तो जाने के अंदर हजरात एंड खवातीन, बहुत सारी खवातीन और जो चंद अफराद हैं हजरात, उनसे मैं कहना चाहूँगा इस वक्त बैलेंस हो गया है। थोड़ी देर पहले जो है मुझे वही एक जहन में कैफियत आती गई। कुछ हमारे लेजेंड्स हैं, हीरोज़ हैं, उनकी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, झलकियाँ, तकरीबन नज़रों से आपने पहचानना है कि कौन है। ठीक है, जैसे भी समझ में आता है वो जवाब दे सकता है। नसीम ठीक है, चलें लगाइए जी, पहली तस्वीर लगाइए। ये ओह, चले मैं क्लू दे दूं, कोई क्लू दे सकता हूं? ऑप्शंस दे दें। क्लू दे दूं मैं? समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तारी जी। अब्दुल सत्तारी जी साहब। अच्छा हाँ जी अब्दुल सत्तारी जी साहब। मतलब समाजी रहनुमा से तो आपको पता है कि फिर कौन आने वाला है। अगली फोटो लगाइए जी। ये मुझे लग रहा है शाला साहिबा गैस कर लेंगी बड़े आसानी से, कोशिश कीजिए। शेख साहब कुछ समझ आ रहा है या दूर हो गया जरा? बहुत छोटी आंखें, बहुत छोटी आंखें। नहीं आपको तो मैंने एक हिंट देना और आपने गैस कर लेना। और झंडे जितनी तो आंखें दिखाओ यार। झंडे जितनी तो सीरियसली। अच्छा मैं हिंट देता चलूं,
अब आप हर उस पे हैंड देंगे तो मजा नहीं आएगा ना, तो पहचानना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी आंखें बड़ी करें टीम भाई, थोड़ी सी आंखें आप बड़ी करें, सही, थोड़ी आंखें बड़ी करें, थोड़ी सी आंखें जो है वो बड़ी करें, और जब तक नहीं हो रही तब तक हिंट दे देते हैं आपको। सर, पूरी दुनिया को इन्होंने हिला के रख दिया, सिर्फ एक बटन प्रेस करना था जिसके लिए पूरी दुनिया रोक रही थी। डॉक्टर कदीर खान जी। मैंने कहा था मैंने एक ही दिन आपने पहचान जाना है, क्योंकि यौम तकबीर का जो नाम सजेस्ट हुआ था वो आपको पता है इंशाल्लाह साहिबा ने किया था। अच्छा जी, तो यौम तकबीर पे जो नगमा है 1998 उस पे नगमा जो है वो मैंने गाया था। अच्छा जी हाँ, वो ये इसी वजह से सबके लिए बड़ा इजी था कि ये बता नवाब कैफी साहब ने वो नगमा रिकॉर्ड किया था। जी जी जी, और उस नगमे को फर्स्ट अवार्ड भी मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। यानी इस दिन से मंसूब दो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं यौम आज़ादी पे। क्या बात है। अगली शेर आपको बता सकता हूँ जी जी, कि तुमने देखा है फकत आंखों को, आय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तुमने आंखों में कहाँ देखा है। क्या बात है सर। तो आप आंखों में तो नहीं देखते, सिर्फ आंखें देखते। बस हम अगली आंखें दिखाते हैं आपको, जिन्हें देख के आप कहेंगे ऐसी आंखें नहीं देखी, ऐसा चेहरा नहीं देखा। लगाइए जी, चलें जी। अब ये नेक्स्ट, ये गैस कीजिए जी। नसीम हमीद साहब, मुझे लग रहा है आप गैस कर लेंगी बहुत आसानी से। आप, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनका ताल्लुक मीडिया से है, बड़ी पर्सनैलिटी, कॉमेडियन, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के इन्होंने दुनिया के तकरीबन तमाम उन लोगों को यहाँ पर होस्ट किया है जो पाकिस्तान के मेहमान बने, खा वो किसी भी मुल्क के अदाकार नहीं। ओह अच्छा अच्छा, अरे अच्छा साहब, आप कैसे आगे आगे गए? मरहूम जी 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 जी, लेजेंड जिया मोइन, अरे जिया मोइन नहीं सर, मोइन, अरे मोइन अख्तर भाई, मोइन साहब। देखिए मैंने जी, आपने कैसे कर लिया? मोइन साहब सर, मोइन अख्तर साहब, क्या बात है। मोइन अख्तर साहब लेजेंड, हमारे पाकिस्तान का नाम पूरा रोशन, पूरी दुनिया में रोशन किया। बहुत अच्छा वक्त हमारा लेजेंड। अगला लगाइए जी। अच्छा, जो मैंने पिछली शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा है जी, कॉपी पेस्ट। अरे वाह, क्या बात है। मतलब उमर भाई भी जब तक हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह, तब तक वो यही कहते रहते थे कि जी जो सीखा है मोइन साहब से सीखा है। जी बिल्कुल, जो सीखा है उनसे सीखा है। तो आप इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी ही समझिए इस फील्ड के अंदर। दोनों ही लेजेंड, दोनों ही लेजेंड। आखिरी तस्वीर है, और आखिरी तस्वीर उस शख्स की है। पहले तस्वीर देखिए, इन दोनों से इनका रिश्ता बराबरी का है। अनवर मकसूद साहब, अनवर मकसूद, क्या बात है। अनवर मकसूद साहब, देखिए जरा भाई, ये तो बेहतरीन मतलब लेवल हो गया जी, लेवल हो गया जी। आज तो माशाल्लाह से इतने जबरदस्त अनवर भाई के लिए तालियां। अनवर साहब तो माशाल्लाह, ये सारे के सारे वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान बनाई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली कि जी पाकिस्तान ये है जो आपने सुन रखा है, वो कुछ भी सुना होगा अपने ख्वाबो ख्यालों में, ये है पाकिस्तान। मैं उमर भाई के साथ छोटा सा एक बात वाकया बता रहा हूँ। उमर भाई के साथ मैं गया था 89 में, अच्छा, अमेरिका और कनाडा का टूर करने, और आप यकीन करेंगे उनके सारे शो जो है ना, जितने भी शोज थे सोल्ड आउट थे। बिल्कुल ऐसे दुरुस्त, तमाम शोज उनके सोल्ड आउट थे। और इसी तरह मोइन भाई के साथ मैं यूरोप के टूर पे गया था, और वहाँ पर भी पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ मोइन भाई के साथ अपने शोज किए, वहाँ सोल्ड आउट शोज, सोल्ड आउट। इनके नाम पे टिकट इंसान थे। मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं अपनी मदर के साथ इनके शो पे गई थी, तो मुझे कहते हैं कि अम्मा भी साथ थी, तो मुझे कहते हैं कि आप तो जहाज पे तो नहीं जाती होंगी, आप तो भागते हुए हेलो हाई करते हुए सबसे रिश्तेदारों से मिलते हुए चले जाते हैं। इतनी स्पीड है, मैंने कहा इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है कि मैं सबसे हेलो हाई करती हुई जाऊँगी। तो वो मतलब उनके शो में जाने के बाद लगता नहीं था कि मतलब ये कोई चीज़ इन्होंने माइंड में रखी है, कुछ वो उसी टाइम आता था दिमाग में, वो पूछ लेते थे। मतलब ऐसी कि वो जो आमदों वाला जो होता है ना, तो वो बस उसी से टाइमिंग बना लेते हैं। नहीं तो स्पीड भी माशाल्लाह इतनी ज्यादा है कि ट्रेन अगर छूट जाए ना इनसे, तो ये दौड़ते हुए जाके ड्राइवर को कहते हैं भाई साहब एक मिनट ऐसा ही है। ये चेन नहीं रोकती, ये वो वाली सिमरन नहीं है जो चेन के लिए रुकेंगी, ये बल्कि आगे जाएंगी और ट्रेन के ऊपर जो है वो उसको कह देंगी कि हाँ ये इंजन है, अब वो पीछे भाग रही हैं। तो ये बात तो है। चलिए एक रैपिड फायर जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शेख साहब जो है वो बर्तरी हासिल कर लेंगे। अच्छा, मुझे पहले ही बाहर मुझे उम्मीद है सर, मुझे उम्मीद है कि रैपिड फायर के अंदर जो है यहाँ थोड़ा सा जो है वो मसला हो गया था। यहाँ मुकाबला बराबरी का रहा तकरीबन, लेकिन खवातीन जो है वो थोड़ा सा
आगे रहेंगे। अब आप पहले अपनी टीम सेलेक्ट कर लीजिए। जानबूझ के रखा खवातीन को आगे, क्योंकि खवातीन को आगे मेरी टीम यहाँ पर आ गई है रैपिड फायर के लिए। मेरी टीम जब हम आगे आ जाते हैं तो फिर हमें इज्जत दी जाती है, फिर आगे नहीं होती, बराबर होती है। बिल्कुल। कहीं आप ये तो नहीं कह रही टक्कर के लोग मिले इस बार? अच्छा फिर सही है। तो फहीम आप पहले अपनी टीम चूज करें, वरना आप चीटिंग करते हैं। नहीं, ये टीम बाद में जो मेरी टीम जीत जाती है फिर ये कहते हैं ये मेरी टीम थी। मैं अपनी टीम सेलेक्ट कर चुका हूँ। एक साहब हैं हमारे उस्ताद जी हैं। मेरे ख्याल है आपको खामखा शर्मिंदगी होगी। उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद है, दोनों उस्ताद हैं, बल्कि मेरे सिर्फ एक ही नहीं, दोनों उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मौजूद है। और अब मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत कर लीजिए अपनी टीम से, फिर अच्छा चले ठीक है, मैं अपनी टीम से शुरुआत कर लें। चले ठीक है। अच्छा जी, आप दोनों बता सकती है ना, एज अ टीम है आपकी टीम है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों। और यकीनन शहला साहिबा हमारे साथ है तो हम लोग विन करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान के कितने सूबों की सरहदें भारत से मिलती हैं? सिंध एंड पंजाब। अच्छा, और पाकिस्तान का मुकम्मल नाम क्या है? ये तो सबको पता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। और यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसीलिए तो ये इतना कॉन्फिडेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ अब आप बताएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी क्वेश्चन इतना इजी है ना कि आप लोग कहेंगे ये अपनी टीम से बहुत इजी क्वेश्चन। नसीम साहब से मैंने स्टैच्यू किया है। नहीं स्टैच्यू नहीं करना, टीम में खेलना। अच्छा नसीम साहब, पाकिस्तान की कौमी जुबान क्या है? उर्दू। यस। अच्छा, उर्दू है मेरा नाम तो खुसरो की पहेली। नहीं वो क्या था हजरत, वो शेर मुझे याद आ गया। वो हैदर वाज़िर साहब जो है ना बड़ा सुनाते थे वो, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, ये था ना, इसका आखिरी लाइन थी, पहली लाइन मेरे ज़हन से निकल गई। वो बड़ा उर्दू से बड़ा मशहूर है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी उर्दू गाने वाले जो ना मेहदी हसन खान साहब, इनसे अच्छी उर्दू कोई नहीं गाता। सही बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सरकारी जुबान कौन सी है? इंग्लिश। नहीं ये गलत हो गया, बस निकल गया। इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन कानूनी उर्दू ही। देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंस इंग्लिश में होती है, लेकिन जो ऑर्डर है हमारे पास कोर्ट का भी, उसमें भी एक ब्रिटिश लॉ फॉलो करते हैं। हम ब्रिटिश लॉ फॉलो करते हैं। नहीं, पुलिस के अंदर जो रिपोर्ट लिखी जाती है हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन उर्दू में। सही बात। तो कानूनी जो है, लेकिन फिर भी हम गलत होके भी सही है, नहीं मानेंगे। वैसे आप लोग की रिपोर्ट जो है ना आप ही पढ़ते हैं। नहीं, अब वो सारे में सॉफ्टवेयर आ गया है, हम डॉक्टर्स की राइटिंग कौन पढ़े? चलिए अगला सवाल। चलिए जी, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? चकोर। यस। अगला। और पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा? मार्कोर। यस, मार्कोर। पाकिस्तान में हिंदको जुबान किन इलाकों में बोली जाती है? इनको के इलाके में। अच्छा कुछ और है बताइए। आप बताएं, पाकिस्तान में हिंदको जुबान किन किन इलाकों में बोली जाती है? यस यस। और बस ये काफी है इतना। गिलगित बल्तिस्तान गलत जवाब हो गया। पेशावर बिल्कुल सही है। ठीक है चलो। और सिंध के अंदर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। हर 100 किलोमीटर के बाद जबान चित्राल में बोली जाती है, चित्राली में बोली जाती है। बिल्कुल चित्राली है बेसिकली, हिंदको जुबान जो है चित्राली है। गिलगित के अंदर बहुत सारी, हजारे में बहुत सारी हैं जो इसका ताल्लुक है मखसूस चित्राली है। अच्छा, चित्राली बोली जाती है चित्राल में, वहाँ की बोली है, ये जबान तो नहीं है ना, बोली है चित्राली है। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और भारत के माबैन अब तक कितनी जंगें लड़ी गई? गिन रही है 19, मैं ईयर वाइज बता सकती हूँ। यस यस यस। टोटल बता दे बस। सम ऑफ वॉर्स बता दे कितनी टोटल वॉर्स। 99 मिला ले बस, ठीक है। आप उसी में कंफ्यूज हो रही है ना। कारगिल भी डाले, कारगिल भी डाल। हाँ 65 तुक्का लगा दे। हाँ सही है, 65 की है। और टोटल बताना है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं करनी। नहीं, मैं आपको कहूंगी इसमें आप कहेंगे ये वाली शामिल है, एग्जैक्टली। आप बड़ी शामिल है, टोटल बताएं। 99 की भी शामिल है, 65 की भी शामिल है, आपने 65 की भी शामिल है। कारगिल 65 की भी हो गई। वन मोर मैंने दे दिया, वन मोर 3 बड़ी बेसिकली 1971 एक और जगह। असल में वैसे तो 4 है। मैंने 4 सही जवाब दिया। उसके बाद फिर 65, फिर 71, 99 एग्जैक्टली। 48 जो है वो भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये भी जवाब सही है, ठीक है, मुझे साहिबा ने बता दिया। आपने पूरी गैस करवाई, अब मुझे पूछने दीजिए। लाइन पाकिस्तान का कौमी तराना किस, यार इनसे पूछा गया उर्दू कौमी ज़बान कौन सी, तो पूछेगी तो वो जवाब देंगे मेरी टीम जी। चलिए, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? लिखा हाफिज जालंधरी साहब ने। ठीक है जी। अच्छा, कौमी परचम को डिजाइन किसने किया?
पाकिस्तान? अच्छा, सारे आसान सवाल। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ जो सवाल दिए हैं और यहाँ जो सवाल दिए, मतलब यहाँ पूछा गया टाइटैनिक कब डूबा 1912 में, यहाँ पूछा जा रहा है टाइटैनिक नहीं, इनसे पूछे कितने टाइटैनिक में लोग मरे, 1400, 1400 के नाम बताओ। बिल्कुल, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैंने अमीरुद्दीन कदवाई साहब ने जो है वो लिखा था, कदवाई साहब ने परचम बनाया था। पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, मगर कौमी परिंदा कौन सा है? वो तो हो गया ना, चकोर। हाँ, सुई गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये बलूचिस्तान के किस शहर से निकलती है? सुई के मकाम पे 1952 में डॉक्टर साहब को रॉयल्टी जाती थी, ये भी बता दें। अभी तक जा रही है फैमिली को उनकी, ये भी बता दें। उनका एक मुआहदा हुआ है ऐसा। कराची की उस तारीखी इमारत का नाम बताएं जो अंग्रेज सरकार के गवर्नर ने साहिल के किनारे बनाई थी, बल्कि इन्हीं के नाम से मंसूब है, और आजकल टिकटॉकर जो हैं वो उस जगह को बड़ा फेमस रखे हुए हैं। उस जमाने में साहिल काफी करीब होता था। ये भी जहांगीर कोठारी की बात कर रहे हैं? नहीं, अंग्रेज मोहट्टा पैलेस नहीं, मोहट्टा पैलेस नहीं, उस वक्त साहिल गलत है, इसका समझ लीजिए। साहिल के करीब नहीं है ये, शहर के करीब है, काफी PIDC के करीब। एक तो गवर्नर हाउस है, जो गवर्नमेंट हाउस था, वो गवर्नर ने तो वही। अच्छा, बाकी तो सारी अंग्रेजों ने ही बनाई ना। मेरी वेदर टावर से लेके आपका ये जो फ्रेयर हॉल, ये फ्रेयर हॉल है, क्योंकि उस एरिया के अंदर तकरीबन जो है वो सिंध क्लब है, फ्रेयर हॉल है, ये सब अंग्रेजों की बनाई हुई है। कॉलेज जो है वो तारीखी बिल्डिंग है, 140 मेरिट के सामने जो जीता कौन? आप लोग देखे, हार और जीत में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ हमें तुमसे प्यार है, तुम हारो या जीतो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के जीतने वाले को बाजी के। तो हारना कुछ नहीं है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ये लगता है हमेशा फिक्स्ड मैच की तरह से था। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैच फिक्स था। ये हमारे जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो मिले हुए थे नेहरू जी से, ठीक है जी। नक्शे जो हैं वो पहले से डिसाइडेड थे। ये हमें जो है ना वो मशरिकी पाकिस्तान दे दिया इंडिया के उस तरफ। ये कहीं आप पे इल्जाम तो नहीं लगाया जा रहा? बिल्कुल इल्जाम लगाया जा रहा है। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। यहाँ जीने की पाबंदी, यहाँ मरने की पाबंदी, वहाँ जीने की पाबंदी, ऐसा ही। तो आजाद बंदों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह ही नहीं। ये आजाद परिंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि जी जश्न आज़ादी हम आज मना रहे हैं। यौम आज़ादी जो है आज 77वां मनाया जा रहा है, 77 साल हो चुके हैं। कोशिश और मेरी ख्वाहिश और मेरी दरख्वास्त आवाम से यही है, हमारे नाजरीन से भी यही है कि तारीख को पढ़िए। बड़ी दर्दनाक तारीख है। याद कीजिएगा कि जब इंडिया से यहाँ माइग्रेट होकर आया जा रहा था, अजर मजाक तो हम कह देते कि जी आप सोना सारा दफन करके आ गए, मिट्टी के बर्तन लेकर आ गए, अपने साथ रजाइयाँ लेकर आ गए, लेकिन यकीन जानिए सब कुछ छोड़कर आ गए, कुछ नहीं बचा। और बड़े ही फराग दिली के साथ जो लोग यहाँ थे उन्होंने अपनाया और गले लगाया। ये ऐसी हिजरत जो है वो देखने में आई थी, एक तो 1400 साल पहले मदीने में, और फिर 1400 साल के बाद जो है ये हिजरत देखने में आई बर सगीर के अंदर, जिसमें आपने उन लोगों को अपनाया जिन्हें आप जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। तो तारीख बड़ी खूबसूरत भी है, बड़ी दर्दनाक भी है, और यकीन जानिए कि ये वही तारीख है जो कि खून से लिखी गई है, स्याही से नहीं लिखी। और इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारा ये अब बनता है कि हम अपने मुल्क का ख्याल रखें। नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल वो हमारी अपनी वजह से है ना, दूसरों की वजह से नहीं है। हम इस मुल्क की वजह से हैं। अगर यकीन, आप सिर्फ ये सुनिए, कायद ने कहा था और आज तक हमारा यही ईमान है कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ व्हिच कैन अंडू पाकिस्तान। कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो पाकिस्तान को मिटा सके। पाकिस्तान यहाँ पर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेगा। हम अगर अपने आप को सोचें और हम ये कहें कि जी ये मुल्क को क्या हो गया, हम नहीं करते मुल्क को ठीक, हम सही करने की कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग हमें नहीं कर पाते और हम करना नहीं चाहते हैं। हम वीजे लेके भागने के मूड में होते हैं और भाग भी जाते हैं कि बस छोड़ो, लेकिन पाकिस्तान से हमारी पहचान। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में ऐसा है, लेकिन गुलामी की जिंदगी से बहुत बेहतर है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़ के क्या हो सकता है? इंडिया के हालात देख लीजिए, आप कश्मीर के हालात देख लीजिए, आपने 370A देखा, अभी आपने इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज होते हुए देखा, सब कुछ होते हुए देखा है, हमने सारी चीजें होते हुए देखी हैं। और हमें मुल्क के लिए जो है वो कुछ करना है, इस अज़म के साथ जो है वो आज हम अपने नाजरीन से भी यही तहिया करते हैं कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को संवारेंगे। और आप तमाम लोगों का भी यही अज़म है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया। जाने से पहले एक नगमा जो नगमा बहुत जरूरी है। माइक आपके पास है भाई, और उसी के साथ नाज़रीन हम आपको बिल्कुल इजाजत लेंगे कल तक के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।